फर्क होता है अमीर और फकीर में, फर्क होता है अमीर और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। फर्क होता है अमीर और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। और अगर कुछ चाहो ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा ही लिखा है तकदीर में। नमस्कार, मेरा नाम है शिवपूजन चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। देखिए, विलेन हमारा चैप्टर चल रहा था, इसमें पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है। तो इसमें जो है हम सांद्रता की 2 इकाइयां बची हुई थी, नार्मलता और मोल प्रवाह, उसके विषय में जानेंगे। तो देखिए, नार्मलता क्या है। सबसे पहले हम नार्मलता पर चर्चा करते हैं। नार्मलता, नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये होता क्या है। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है विलिये के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलिये के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी आयतन किस में मापना जाएगा, लीटर में, लीटर में। इसी फार्मूले पर नार्मलता निकाली जा सकती है। अब देखिए परिभाषा कैसे बना सकते हैं, ये लीटर से डिवाइड करें मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही क्या होती है, विलयन की नार्मलता होती है, विलयन की नार्मलता। अब देखिए, लीटर आयतन तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये ग्राम तुल्यांक क्या है, ये काफी बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये ग्राम तुल्यांक है क्या, निकालते कैसे हैं। तो आइए इसके विषय में हम जानते हैं पहले, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, ग्राम तुल्यांक की संख्या या ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक जो होता है ये बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान। जैसे विलय का जो द्रव्यमान है तो दिया गया द्रव्यमान बटे तुल्यांक भार, तुल्यांक भार। अब इसमें एक शब्द और आ गया, तुल्यांक भार। अभी ग्राम तुल्यांक था और ये तुल्यांक भार, ये अलग अलग है। तो देखिए, अब तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे। तो तुल्यांक भार जो होता है, तुल्यांक भार ये बराबर होता है अणुभार, अणुभार और बटे। अब अणुभार को किससे हम डिवाइड करेंगे, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, वो चाहे धनायन हो या ऋणायन हो। चलिए इस बात को हम समझते हैं। जैसे देखिए, H2SO4 है, H2SO4। एक हम ले लेते हैं NaOH, NaOH। एक हम ले लेते हैं HCl, HCl। एक CaOH का होल ट्वाइस। ये 4 चीजें आपको दी हुई, 4 कंपाउंड है। अब जैसे हम इसका विलयन बनाएंगे, अगर विलयन में इस प्रकार से टूट रहा है ये 2H प्लस और प्लस SO4 2-। अब देखिए 2H प्लस निकसे तो आयनों की संख्या यहां कितनी है, प्लस H प्लस आयन या OH माइनस आयन। तो H प्लस आयन की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहां पर जो तुल्यांक भार इसका हो जाएगा, अगर H2SO4 के तुल्यांक भार की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, अणुभार। अणुभार आप जानते हैं हाइड्रोजन का। जैसे देखिए H2SO4 का अणुभार निकालेंगे तो 2, हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन 4 है और एक का 16 होता है, तो 4 गुणे 16 और बटे। देखिए आयनों की संख्या 2 है तो 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसका तुल्यांक भार क्या हो जाएगा, 98/2। ये जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको 98 आएगा बटे 2 यानी 49। तो ये होता है आयनों की संख्या यहां पर, जो H प्लस या OH माइनस आयन है। तो इसका जो आपका तुल्यांक भार होगा कितना, 49 होगा। ये तो इसके लिए होगा। NaOH की बात करें तो ये टूटेगा Na प्लस में और प्लस OH माइनस में। अब देखिए OH माइनस की संख्या यहाँ कितनी है, 1 ही है।
अब इसके हम तुल्यांक भार की बात करें तो कितना हो जाएगा, N का 23, O का 16 और H का 1, 17 और 23 40, यानी अणुभार इसका 40 हो जाएगा। 40 और बटे आयनों की संख्या कितनी है, 1 है, तो बटे 1, यानी इसका जो मोलर ये तुल्यांक भार हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। HCl जो है आपका H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, इसमें भी एक ही आयन है तो इसका जो अणुभार होगा वही इसका क्या हो जाएगा, तुल्यांक भार। CaOH का होल ट्वाइस है, तो CaOH का होल ट्वाइस है, इसमें Ca प्लस 2 में 2 प्लस में टूटेगा प्लस 2OH माइनस, इस प्रकार से टूटेगा। तो इसमें 2 आयन है OH माइनस आयन, तो अणुभार इसका अणुभार निकालेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो तुल्यांक भार आपको आसानी से क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो ये तुल्यांक भार तो आपको ज्ञात करना मालूम हो गया। अब देखिए तुल्यांक भार आपने ज्ञात कर लिया और आपको ज्ञात करना मालूम भी होगा। क्या करना है आपको, केवल जो आपका विलेय दिया उसका अणुभार ज्ञात करना है और उसके बाद उसमें H प्लस या OH माइनस आयन जो भी हैं उससे क्या करना है, उनकी संख्या से डिवाइड कर देना है, बस आपको तुल्यांक भार पता हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहां पर एक सवाल लेते हैं इस पर, जैसे सवाल यह है कि H2SO4 0.98 ग्राम क्या है, H2SO4 है। इसको हम किस में मिला रहे हैं, जल में। जल में क्या कर रहे हैं, इसको हम मिला रहे हैं और जो विलयन बन रहा है वो कितने बन रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन बन रहा है, यानी 0.98 ग्राम H2SO4 है और उसमें जल भी मिला हुआ है और टोटल कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब का विलयन बना हुआ है। अब ज्ञात करना है आपको नॉर्मलता। नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं, n आपको ज्ञात करना है। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए फार्मूला यही लगाएंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए ग्राम तुल्यांक तो आपको दिया नहीं है, केवल आयतन आपको दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 को 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.1। अब ये लीटर में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, लीटर में। तो आयतन तो आपको मिल गया 0.1 लीटर, लेकिन ग्राम तुल्यांक की संख्या नहीं पता है। तो अब H2SO4 के ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, तुल्यांक भार, क्योंकि ग्राम तुल्यांक संख्या निकालने के लिए दिया गया द्रव्यमान ये तो दिया है 98 ग्राम, लेकिन तुल्यांक भार भी निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, तुल्यांक भार निकालेंगे, तुल्यांक भार। अब देखिए तुल्यांक भार क्या हो जाएगा, अणुभार बटे आयनों की संख्या। अणुभार इसका अभी आपने ज्ञात किया 98 और आयनों की संख्या 2 H प्लस आयन निकल रहे थे तो बटे 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। यानी तुल्यांक भार आपको पता चल गया कितना है इसका, 49। अब आप जानते ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या हो जाएगी, ग्राम तुल्यांक ये क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान कितना है 0.98 ग्राम और बटे तुल्यांक भार। तुल्यांक भार आपने कितना ज्ञात किया, 49। चलिए इसको हम दशमलव हटाते हैं और दशमलव के इधर जितने अंक है 2 अंक है तो 2 जीरो इधर चिपका देते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 98/49 इंटू 10 के पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 जीरो है। अब इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा और 10 की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 गुणे 10 की घात -2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.02। ये तो आ गया आपके ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो इसकी नॉर्मलता क्या हो जाएगी, नॉर्मलता देखिए यहां देख लीजिए। अब नॉर्मलता जो हो जाएगी आपकी, देखिए नॉर्मलता जो हो जाएगी, ग्राम तुल्यांक की संख्या कितनी आ गई 0.02 बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये विलयन का आयतन लीटर में कितना था 0.1। अब देखिए दशमलव यहां भी हटा दीजिए
दशमलव यहाँ भी एक जीरो चिपका दीजिए, यानी 2/10 आ गया। 2/10 का मतलब है 1/5, इसको काटोगे 0.2 यानी 0.2 n। यही इसकी क्या हो जाएगी, नॉर्मलता हो जाएगी। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन लग गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका NaOH है, क्या है आपका NaOH, NaOH है आपका। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, NaOH की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। NaOH प्लस जल का विलयन है, मान लीजिए जल का विलयन, ये 2 विलयन है और इसका आयतन दिया हुआ है कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये NaOH है और जल का विलयन है। टोटल आयतन कितना है इसका विलयन का, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। चलिए 1 लीटर हमने ले लिया। आपको ज्ञात करना है NaOH की मात्रा। यदि इसकी नॉर्मलता विलयन की कितनी दी हुई है, विलयन की नॉर्मलता ये कितनी दी हुई है, 1n। नॉर्मलता इसमें आपको दे दिया क्वेश्चन में, केवल आपको NaOH की मात्रा ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला ही लगाएंगे, नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो नॉर्मलता आपको दी हुई 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक की संख्या, इसको हम मान लेते हैं यक्स, और बटे विलयन का आयतन लीटर में यक्स। अब देखिए ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे तुल्यांक भार। ये देखिए इसको हम x/1 को यक्स भी लिख सकते हैं, बराबर यक्स, यानी 1 बराबर यक्स, और यक्स यही बराबर क्या हो जाएगा आपका, दिया गया द्रव्यमान। इसको हम मान लेते हैं क्या, जो आपको ज्ञात करना था NaOH की मात्रा, यही तो ज्ञात करनी थी। मान लीजिए इसको ये मान लीजिए ये, तो दिया गया द्रव्यमान बटे तुल्यांक भार, अब देखिए तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे आप, तुल्यांक भार होता है अणुभार बटे आयनों की संख्या। अणुभार इसका निकालोगे कितना हो जाएगा, चलिए पहले अणुभार हम निकाल लेते हैं। Na का 23 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 यानी 40 आ जाएगा। तो 40 अणुभार आ जाएगा और आयनों की संख्या यानी 40 बटे OH माइनस आयन कितने हैं इसमें, एक ही तो हैं, तो 40/1 यानी तुल्यांक भार कितना आ जाएगा 40। समझते रहिए, तुल्यांक भार कितना आ गया 40। तो यहां क्या रख सकते हैं 40, यानी ये बटे 40, और ये क्या है आपने यही तो माना है NaOH की मात्रा, बराबर ये मान लीजिए यहां, और ये ही आपको ज्ञात करना है। अब देखिए 1 बराबर, यहां से देखिए 1 बराबर दिया हुआ है A/40, 1 बराबर A/40, 1/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये बराबर 40 ग्राम, यानी NaOH की मात्रा कितनी आ गई 40 ग्राम। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके इसमें नॉर्मलता से क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। अब नॉर्मलता के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम देख लेते हैं कि नॉर्मलता के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो नॉर्मलता के लिए कुछ शब्द, जैसे देखिए यहां देखिए, तो ये पद जो हैं नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, और उसके बाद है बाई नॉर्मल। तो ये शब्द अगर आ जाए क्वेश्चन में तो इसका मतलब आप समझिए, नॉर्मल का मतलब एक नॉर्मल, डेसी नॉर्मल का मतलब होता है
n/10। सेंटी नॉर्मल का मतलब होता है, यानी एक नॉर्मल का 10वां भाग ये हो जाएगा डेसी नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल का n/100, यानी एक नॉर्मल का 100वां भाग। सेमी नॉर्मल का मतलब n/2, यानी नॉर्मल का दूसरा भाग। इसके बाद जो है बाई नॉर्मल 2n, 2 गुना। 1n का मतलब है 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। एक डेसी नॉर्मल का मतलब है 1/10 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। और इसका सेंटी का मतलब है 1/100 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। और सेमी नॉर्मल का मतलब है आधा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। और बाई नॉर्मल का मतलब है 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो ये इसके लिए कुछ शब्द थे। इसके बाद जो आपकी इकाई है मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, मोल अंश भी इसे कहते हैं। तो ये होता क्या है, एक घटक का मोल प्रभाज घटक के मोलों की संख्या बटी विलयन का में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। जैसे मान लीजिए आपका कोई विलयन है, जल का है, एथेनॉल का है C2H5OH, ठीक है। अब ये विलयन है, इसमें जल के कुछ मोल होंगे और कुछ एथेनॉल के मोल होंगे। तो जैसे हम जल का मोल प्रभाज निकालें तो जल के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या, यानी इसका और इसका टोटल भाग। तो जो विलयन बना होता है, यदि हम किसी घटक का मोल प्रभाज निकालते हैं तो उस घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में जितने भी घटक हैं सभी के मोलों की संख्या का योग, यही होता है आपका क्या, मोल प्रभाज। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका जल है, जल, इसके मोलों की संख्या कितनी है, 10। C2H5OH है, इसके मोलों की संख्या कितनी है, 5। अब आप यहां से देख रहे हैं जल के मोलों की संख्या 10, C2H5OH के मोलों की संख्या 5। अब अगर हम इसमें जल का निकालना चाहते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज किसका, वो भी जल का, H2O। तो आपको पता है कि जिसका हम मोल प्रभाज जिस घटक का निकालना चाहते हैं उस घटक के मोलों की संख्या, यानी जल, देखिए जल के मोलों की संख्या कितनी है, 10, और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन 2 ही घटकों से मिलकर बना है, जल और एथिल अल्कोहल से, तो 10 और 5 15। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 0.667। ये जल का मोल प्रभाज हो जाएगा। अगर हम बात करें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालने की, मोल प्रभाज किसका है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका क्या हो जाएगा। तो अब एथिल अल्कोहल का निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या रहेगा, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है, 5, और विलयन में कुल मोलों की संख्या 10 5 15, यानी 5 × 5 5 3 15। 1/3 का मतलब कितना होता है, 0.33। तो ये तो हो गया एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज और ये हो गया जल का मोल प्रभाज। इसमें और भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए जल है आपका मिश्रण, ये हो गया आपका जल, ये हो गया एथिल अल्कोहल ही रहे, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब देखिए, माना जल का 54% और एथिल अल्कोहल का 46% मिलकर एक विलयन का निर्माण करते हैं। यानी जो विलयन बना हुआ है आपका उसमें 54% जल है और 46% एथिल अल्कोहल है। यानी
C2H5OH, C2H5OH। अब हमें अगर पूछ ले कि मोल प्रभाज याद कीजिए, क्या आपको याद करना है? मोल प्रभाज जल का भी और C2H5OH का भी, दोनों का आपको क्या करना है? मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो यहां आपको मोल की संख्या नहीं दी हुई है, यहां पर केवल आपको परसेंट दिया हुआ है। तो देखिए, जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं? मोलों की संख्या निकालते हैं। और मोलों की संख्या निकालने के लिए एक आपका बहुत बढ़िया फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके। मोल या मोलों की संख्या जो होती है ये बराबर होती है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे, यानी किसी पदार्थ के मोल की संख्या हम निकाल रहे हैं तो उसका दिया गया द्रव्यमान बटे उस पदार्थ का क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान जो अणुभार के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए, यहां पर आपको द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, ना ही मोल दिया हुआ है, तो द्रव्यमान हम मानकर यहां क्या करेंगे? निकालेंगे। मान लीजिए कि इस विलयन का जो टोटल द्रव्यमान है 100 ग्राम है, माना विलयन का जो टोटल द्रव्यमान है कितना है? 100 ग्राम। अब आपने 100 ग्राम मान लिया तो 54% जल है, 46% एथिल अल्कोहल है, तो जल कितना हो जाएगा? जल 54 ग्राम और C2H5OH कितना हो जाएगा? 46 ग्राम, 46 ग्राम। यानी यहां से आपको ग्राम पता चल गया, इसका भार, द्रव्यमान। अब देखिए, मोलों की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर जल के मोलों की संख्या, तो जल का दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? 54 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान। तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? अब आप देखेंगे यहां पर दिया गया द्रव्यमान कितना है? 54 ग्राम जल का, और जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? अणुभार H2O, यानी 2H के प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी 18, तो मोलर द्रव्यमान इसका 18 ग्राम। 18 से काटोगे कितना आ जाएगा? 3, यानी जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 3। अब निकालते हैं एथिल अल्कोहल के मोल की संख्या। एथिल अल्कोहल के मोल की संख्या, के मोलों की संख्या, ये बराबर कितना हो जाएगा? अल्कोहल का दिया हुआ द्रव्यमान इसी फार्मूले से लगाएंगे, इसको याद रखिएगा, आप लोग रट लीजिए इसको। तो दिया गया द्रव्यमान, अब एथिल अल्कोहल का आपको द्रव्यमान पता है कितना? 46 ग्राम आपने माना था। अब एथिल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? फार्मूला आपका यही होता है एथिल अल्कोहल का, C2H5OH। कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, तो 2 कार्बन है तो 24, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 हाइड्रोजन, 5 हो गया, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 हाइड्रोजन यहां पर है 1, यानी 16 1 17, 17 5 22, 17 5 22 ही होगा ना, और 24, 22 और 24 कितना हो जाएंगे? 46, 46। इसका मूल द्रव्यमान कितना है? 46। तो 46 ग्राम से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। 46 ग्राम कट गया, 1 आ गया। अब देखिए, मोलों की संख्या आपको पता होगी। एथिल अल्कोहल का 1 मोल है, जबकि जल के मोलों की संख्या कितनी है? 3 है। अब हम मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे, तो मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा आपका? इधर हम लिख देते हैं, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। तो मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, एक बार हम किसका याद करेंगे? जल का। तो जल का कितना हो जाएगा? जल के मोलों की संख्या बटे
विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब 1 मोल इसका है, 3 मोल इसका है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 मोल, यानी 3/4। ये आ गए जल का मोल प्रभाज। C2H5OH का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? अब देखिए इसका निकाल रहे हैं C2H5, तो उसके मोल की संख्या 1 है ना, बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या 3 और 1 4, यानी 1/4 इसका आ गया। अब यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि विलयन में जितने भी घटक होते हैं सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है। ये आप याद रखिएगा। इसको अगर जोड़ा जाएगा, 2 ही घटक तो हैं इस विलयन में, जो आपका विलयन था 2 ही घटक हैं, जल और एथिल अल्कोहल, और दोनों का मोल प्रभाज आपने निकाल दिया। अब दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 धन 1/4 बराबर 4, नीचे आ जाएगा 3 + 1 यानी 4/4, 1 आ गया ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, जितने भी घटक होते हैं सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग किसी विलयन में सदैव कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए आप सांद्रण इकाइयां जो हैं, सांद्रण इकाइयों में ये सब आप पढ़ चुके। देखिए इसको हमने अलग अलग लिख दिया है, आधे को इधर आधे को इधर। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी इकाइयां हैं ये ताप से प्रभावित रहे, ताप से अप्रभावित, ताप से अप्रभावित, और ये क्या रहेंगी? ताप से प्रभावित, ताप से प्रभावित रहेंगी। ये प्रभावित अप्रभावित का क्या मतलब है? मतलब यदि ताप में परिवर्तन हो रहा है तो विलयन की मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता ये सब चेंज होते रहेंगे, जबकि मोल प्रभाज, मोललता, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत ये सब क्या होंगे? चेंज नहीं होंगे। अब देखिए आप द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ चुके, मतलब एक बार फिर से हम क्या करते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। विलय का द्रव्यमान w बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। आयतन प्रतिशत आप पढ़ चुके, विलय का आयतन, विलय का आयतन मान लीजिए v, और बटे विलयन का आयतन V गुणे 100। मोललता आपने पढ़ा, मोलों की संख्या मान लीजिए क्या है? n है, मोलों की संख्या, और बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यानी मान लीजिए w या W लीजिए, W। ये हो गई मोलता। मोल प्रभाज क्या होता है? किसी एक घटक के मोल की संख्या मान लीजिए ये और B 2 घटक हैं, ये और B, तो ये का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो उसके मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी ये धन NB, यानी ये सभी मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित, और ये जिसका हम निकाल रहे हैं मोल प्रभाज। फॉर्मलता क्या होती है? ग्राम तुल्यांक या ग्राम फार्मूला मास, यही आपने पढ़ा। ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान वटे विलयन का आयतन लीटर में, ये ग्राम सूत्र द्रव्यमान किसका लेंगे? विलय का, यानी विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान और बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये आपने समझा नहीं होगा तो एक बार समझ लीजिए फिर से। विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान होता क्या है? तो इसका उपयोग हम जो है आयनिक यौगिकों की सांद्रता ज्ञात करने में करते हैं, जो फॉर्मलता है, और इसका उपयोग भी आयनिक पदार्थ के लिए होता है। जैसे देखिए जो ग्राम सूत्र द्रव्यमान होता है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ये बराबर होता है आपका दिया गया द्रव्यमान, जैसे हम विलय पदार्थ के लिए निकाल रहे हैं तो विलय पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान। ये सूत्र द्रव्यमान जो होता है आपका मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं या अणुभार कह सकते हैं, उसी के बराबर होता है। सूत्र द्रव्यमान
इक्वल टू अणुभार। अणुभार देखिए, जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं वो आयनों में उपस्थित होते हैं। उनकी संरचना आपने ठोस अवस्था में पढ़ लिया है कि वो आयनों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो इसीलिए इसका जो हम अणुभार होता है उसको सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। तो ये होता है आपका, तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान, और सूत्र द्रव्यमान होता है आपका अणुभार। जैसे एक क्वेश्चन हम इस पर लेते हैं, देखिए माना NaCl का है, NaCl का कितना है 58.5 ग्राम है, और जो विलयन है आपका प्लस जल, और ये विलयन है कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा 1 लीटर। अब हम कहें कि इसकी फार्मलता ज्ञात कीजिए, तो फार्मलता क्या हो जाएगी, फार्मलता आप विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो आयतन तो आपको दिया हुआ 1 लीटर, लेकिन ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या होगा ये निकालते हैं। देखिए ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान, तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या हो जाएगा द्रव्यमान, ये बराबर हो जाएगा आपका दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया गया 58.5 ग्राम। इसका अणुभार या सूत्र द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आप जानते हैं सोडियम का कितना होता है 23, कैल्शियम का क्लोरीन Cl क्लोरीन 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5, ये भी है 58.5 ग्राम। कटने पर कितना आ जाएगा 1, यानी आपको पता चल गया कि ग्राम सूत्र द्रव्यमान कितना आ गया आपका 1 आ गया, आयतन भी दिया हुआ 1 लीटर, ग्राम सूत्र द्रव्यमान भी दिया हुआ 1 लीटर, तो फार्मलता कितनी हो जाएगी, तो फार्मलता बराबर ग्राम सूत्र द्रव्यमान वो भी आपका आ गया कितना 1, आयतन 1 बटे 1 यानी 1, फार्मलता आपकी विलयन की कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगाएंगे इसमें। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मोलरता, इसके बाद जो है आपका क्या है मोलरता। अब देखिए मोलरता जो आपकी होती है वो क्या होती है, मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में, कैपिटल बी। नॉर्मलता अभी आप पढ़ ही चुके, ग्राम इक्विवेलेंट नंबर और बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये तो हो गई आपकी क्या सांद्रण इकाइयां। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवपूजन चौहान और अभी आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।